ठीक, चलिए चालू हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन बता दीजिए जहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ तक ना। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। अगर देखिए शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक कहेगा तो आप क्या कहेंगे? कोशिका। आगे इसमें दिया है दूसरा, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक एवं आनुवांशिक इकाई कौन है? जीन है ना। जैव प्रक्रम क्या है? जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए सक्षम हो उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम पढ़ा दिए है ना। पोषण के शाब्दिक अर्थ क्या है? पोषण माने स्वयं को क्या करना? अब पोषण दो प्रकार का होगा, स्वपोषी और परपोषी ना। पोषण के प्रकार। आगे कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ग्लूकोज है ना। माने आपके शरीर में ऊर्जा को देने का कार्य कौन करता है? कई चीज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, फैट है, ये सब आपके शरीर के लिए आवश्यक है। आगे और देख लीजिए, इतना हो गया। फिर इधर भी पढ़ा दिए हैं, परपोषी पोषण स्वपोषी पोषण किस प्रकार भिन्न है? परपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, हाँ। स्वपोषी माने जो अपना भोजन जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे स्वपोषी, और जो अपना भोजन स्वयं न बनाए उसे परपोषी। पेड़ पौधे ज्यादातर क्या होते हैं? स्वपोषी, अमरबेल को छोड़कर। कई पेड़ पौधे अपवाद हैं, अमरबेल जैसे अपवाद है, क्योंकि परजीवी है, वो दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के अपना भोजन बनाता है। अब आप जानते ही हैं परपोषी क्या है? परपोषी माने जो दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? कवक परजीवी है ना, परजीवी है। देख लेना, कवक आपको मिल जाएगा, परजीवी होता है। ठीक, कवक किसके अंतर्गत आता है? परजीवी। कवक ये छोटा सा जीव है, यहाँ देखो दिया होगा कवक ना। हाँ वही मृतोपजीवी किसके अंतर्गत आ जाएगा? विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आ जाएगा ना कवक। आगे कवक जीवाणु ईस्ट याद करिए, लिखवा दिए हैं, जाके देखना ना। मृतोपजीवी में जो मरे हुए चीजों को खा करके क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। कवक हो गया ना, ईस्ट हो गया, जीवाणु हो गया, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? मृतोपजीवी ना। ये किसका पोषण के अंतर्गत आता है? विषम पोषी या परपोषी ना। तो आपसे जो पूछेगा बताना। अमीबा में पोषण के सम्मिलित पदों का नाम लिखिए। अमीबा कहाँ कहाँ से चालू करता है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, तब अवशोषण, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बाद बहिक्षेपण। ये पूरा प्रक्रिया समझा दिए थे ना। यही है अमीबा के विषय में। आगे स्यूडोपोडिया क्या होते हैं? अमीबा में पोषण इसकी भूमिका। स्यूडोपोडिया माने कूटपाद ना, जिसके हिसाब से देखिए अमीबा में कोई मुख नहीं होता, अमीबा में मुख नहीं होता, ये अपने कूटपाद यानी स्यूडो, ये जो दिया है स्यूडोपोडिया ना, इसी के चलते हैं ये अमीबा। अमीबा को चप्पल जंतु कहा जाता है। क्या कहते हैं? चप्पल जंतु के नाम से किसे जाना जाता है? अमीबा। इसके पास मुख नहीं होता, तो मुख नहीं होता तो अपने कूटपाद का प्रयोग करके यानी स्यूडोपोडिया का प्रयोग करके ही भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, और अपने कोशिका में लेके इसको खा जाता है। यही है इसका अमीबा का पूरा, देख लेना। और आगे यहाँ दिया है, हाँ एक चीज और जान लो, स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी युगलीना है। याद करके रखना, पूछेगा अगर, हाँ अगर आपसे पूछ लिया, हो गया ये। आज हम लोगों को आगे पढ़ना है, स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी कौन है? युगलीना। युगलीना अपना भोजन स्वयं भी बनाता है और दूसरे से भी प्राप्त करता है ना, इसीलिए इसे स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी कहा जाता है। समझ गए? युगलीना बोल दिए, समझ रहे हो ना। जहाँ कल आप लिखे थे स्वपोषी और इस तरफ लिखे थे परपोषी, स्वपोषी और परपोषी में ऐसे जैसे आपने यहाँ लिखा है स्वपोषी, इस तरफ लिखा है परपोषी। स्वपोषी और परपोषी के बीच में लिख देना कौन? युगलीना। युगलीना, युगलीना स्वपोषी और परपोषी के बीच की कड़ी है। ठीक, ये स्वपोषी भी होता है, परपोषी, इसको बना लेना। अब आपका हो गया। आज हम लोगों को पढ़ना है मानव में पोषण। ठीक, मानव में क्या? पोषण। अब देखिए मानव में पोषण, पहले मानव में पाचन। आज हम लोगों को देखना है पाचन ही है ना। देखो उसको इधर करो, मानव में क्या? मानव में पाचन। अब देखिए पाचन कहते किसे हैं, फिर से समझ लो, एक बार पढ़ा दिए हैं, दोबारा फिर बता रहे हैं। पाचन यानी डाइजेशन ना। पूरा पहले तो हमको ये देखना है कि पाचन नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया होगा। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र ना। तो हम पूरा लिख रहे हैं, देखो पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है कई चीज़ों को मिल करके जो बनता है उसी को हम कहते हैं सिस्टम ना। सिस्टम मतलब एक नहीं, कई चीज़ों का उपयोग करके बनने वाली चीज़ सिस्टम कहलाता है। जैसे ध्यान से सुनिए, आपने भोजन को सबसे पहले अपने हाथ से तोड़ा तो हाथ में पाचन नहीं हो रहा है, हाथ से तोड़ करके आपने मुंह में डाला तो मुंह से पाचन चालू हुआ। मुंह में क्या हुआ, दांतों ने उसको काट काट के छोटा किया, यानी कैटाबोलिक रिएक्शन किया। फिर आपके जीभ ने उसको लार में लुगदी बना दिया। यहाँ लार था, लार ग्रंथि, लार ग्रंथियों ने उसमें लार मिलाया। फिर आइसोफाइगस यानी ग्रसनी से होता हुआ आपके कहाँ गया, आमाशय यानी पेट में गया। पेट का 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। उसके बाद वो छोटी आंत में गया, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में अवशोषण होने के बाद जो खराब चीज़ है मल के रूप में बाहर निकला। ये इतना लंबा प्रोसेस है, कई चीज़ों में बटा है ना। इसी सारे सिस्टम को मिला के हम क्या कहेंगे, पाचन तंत्र। अगर सभी को मिला दिया जाए, जहाँ मुख से ले करके गुदा तक के द्वार को मिला लिया जाए तो यही कहलाता है पाचन तंत्र। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम कहते होंगे, कंप्यूटर सिस्टम माने कंप्यूटर में सीपीयू भी है, माउस भी है ना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कनेक्टिंग भी है डिवाइस, उसमें और भी बहुत सारे सिस्टम हैं। तो यानी कई चीज़ों का उपयोग करके अगर कोई चीज़ बनता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टम। सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना, कई चीज़ों का उपयोग। तो जैसे यार पाचन में कई चीज़ों का उपयोग हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो डाइजेशन को हमको समझना है। अब आपको पता चल गया पाचन तंत्र इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें एक जगह नहीं कई चीज़ें मिल करके तब पाचन की क्रिया संपन्न करेंगी, इसीलिए इसको हम कहेंगे पाचन तंत्र। अब पाचन को हमको समझना है मानव में, पेड़ पौधों का हमने देख लिया, मानव में समझना है तो देखिए पाचन लिखते हैं ना, पाचन, डाइजेशन, पाचन यानी किसका, डाइजेशन। बात मत करो बेवकूफ, हम कई बार कह दिए, हम पढ़ाते रहे, बिल्कुल बात मत किया करो। बात करते दिखे तो फिर भगा देंगे, दोबारा आने नहीं देंगे यहाँ। कई बार बोल दिए हैं आप बात मत किया करो। 1 घंटे आए हो, पूरा कंसंट्रेट होके 1 घंटा पढ़ लो, बस एक बार पढ़ लो आप। हम बार बार कहते हैं कि दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से सुनो तो सही ना। डाइजेशन देखिए, पाचन शुरुआत कहाँ से होगा, पाचन का शुरुआत आपके मुख से होगा, ठीक, कहाँ से, मुख से। और पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियो लिखना इसको, केमिकल, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस मिलेगा, एक नहीं कितना, 2। देखिए कौन कौन, पाचन एक कैसा प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल। देखिए एक को हम कहेंगे फिजिकल, और एक फिजिकल या और एक को कहेंगे केमिकल, ठीक। तो एक क्या हो जाएगा, केमिकल 90%, केमिकल वाला काम कितना होगा, 90%। और इसी को मैकेनिकल भी कहते हैं। फिजिकल को हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल ना, अंग्रेजी में हो गया, इसको हिंदी में कहेंगे हम, केमिकल को क्या कहते हैं, यांत्रिक, और केमिकल माने रासायनिक, ठीक। देखो यांत्रिक और क्या, रासायनिक। यांत्रिक का मतलब क्या है, दोनों का मतलब पहले समझो। क्यों, इसको फिजिकल और केमिकल मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिजियो केमिकल, दोनों मिल करके फिजियो। अब फिजियो केमिकल इसलिए यांत्रिक प्रोसेस। देखिए जब तक केमिकल नहीं मिलेगा तब तक उसको हम केमिकल प्रोसेस नहीं कहेंगे, केमिकल का मिलना ही केमिकल। देखो सबसे ज़्यादा आपके मुख में सबसे पहले आपके यहाँ आएगा दांत, क्या आएगा, दांत। ये कौन सा प्रोसेस है, दांत यानी टीथ। देखो अब दांत के विषय में समझ लो, आगे हम दांत पढ़ रहे हैं अभी। दांत को यहाँ टीथ लिखे हैं, अगर यहाँ टूथ कर देंगे ना तो बहुवचन हो जाएगा। इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, टीथ पेस्ट लेते हैं कि टूथपेस्ट, उसमें ढेर सारा रहता है कि कम, ढेर सारा, तो इसीलिए वहाँ टूथ लगाते हैं, तो बहुवचन हो जाएगा कि एक मंजन लेता, एक नहीं है सिर्फ रखा था बस रगड़ के साफ,
थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए यहाँ लिखते हो टूथपेस्ट। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके बीच में बदलाव करके हम क्या करते हैं बहुवचन। फुटपाथ की फिटपाथ, फुटपाथ यानी फिट माने होता पैर और फुट माने होता जहाँ चलत है, मजेक मनाई चलत इन फुटपाथ पे कि एक ही, तो यही बिना उसके फुटपाथ, तो कहाँ बदलाव है बीच में। और फीट माने होता पैर और फुट लगा देबो तो बहुवचन, समझ गए। वहाँ हम लोग देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। फिर दांत केमिकल मिला रहा है कि तोड़ ताड़ कर रहा है। तोड़ ताड़, जो तोड़ ताड़ करता है उसी को कहते हैं क्या, यांत्रिक। यांत्रिक माने जैसे किसी चीज को नाप लो ना, तो यांत्रिक। एक चीज और हो जाएगा, यांत्रिक में आ जाएगा आपका जीभ भी। जीभ हो कोनो केमिकल मिला हुआ था कि इधर उधर घुमावा था बस। जीभ एक ऐच्छिक क्रिया है। जीभ हमारे इच्छा पर डिपेंड है। हमारे मान लो कोनो चीज खावा और जाके घुस गया इधर, तो हम जीभ लगा क्या करते, अपने हिसाब से एक घुमा फिरा लेते कि ना। ऐसी क्रिया को ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया होता है अनैच्छिक। हमारे छींक आवत हम रोक सकित है, खांसी आवत रोक सकित है, ये अनैच्छिक है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। जिस चीज को हम रोक सकते हैं वो ऐच्छिक क्रिया है, और जिसको हम नहीं रोक सकते वो अनैच्छिक। जैसे छींक आना, खांसी आना, ये अनैच्छिक क्रिया है, हमारे बस में ना। जमहाई आना अनैच्छिक है, औबई करे ओ करबई करबा, वो आ गया तो आएगा ही, समझ गए। तो यानी ये कैसी क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया माने आपकी इच्छा पे डिपेंड है। ये दांत हो गया। दांत के बाद आ जाएगा एक चीज और, क्रमानुकुचन ना। ये क्रमानुकुचन, क्रमानुकुचन, ये भी क्रमानुकुचन। तीसरा लुगदी का बनना, लुगदी का बनना, बनना ना। और एक और है जीभ, जीभ, टंग, TANGUE, टंग ना। अब देखो सबको हम समझा रहे हैं यहाँ, फिर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। पहला दांत, उसके बाद पढ़ लेंगे जीभ, दांत के बाद जीभ, जीभ के बाद देखो पहले मुख से, क्योंकि पाचन का काम कहाँ से हो रहा है, माउथ। यानी पाचन की जो क्रिया चालू हो रही है, यहाँ पाचन है तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, माउथ। यानी कहाँ से चालू होता है पाचन, मुंह से। कहाँ से, मुंह से। और मुंह से चालू होगा तो मुंह में दो चीजें होंगी, एक केमिकल और एक क्या, फिजिकल। माउथ से चालू होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगा, एक फिजिकल प्रोसेस। मुख देखिए, किसी भी खाली स्थान को हम कहते हैं कैविटी। खाली स्थान को क्या कहेंगे, कैविटी। इधर देखो अल जमालू खतीरा ना, कुछ पता नहीं, सुबह सुबह उठ के आई हो, लग रहा है उठ गई और तुरंत चल दी क्या ना। देखो मुख माने कैविटी मतलब खाली स्थान। ये क्या है, मुख है, इसमें खाली स्थान है बकल कैविटी, बकल कैविटी। तो कैविटी का मतलब सीधी सीधी बात है खाली स्थान। तो हम क्या करते हैं, किसी रोटी के टुकड़े को लेकर के हाथ से तोड़ते हैं, तोड़ करके कहाँ डालते हैं, मुंह। आप ये मत समझना कि रोटी को तोड़ने का काम तो हाथ से ही चालू हो गया, इसका मतलब पाचन कहाँ से चालू हो गया, हाथ। हाथ से पाचन चालू नहीं होता, क्योंकि हाथ से आप अगर रोटी का टुकड़ा इतना बनाओ तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्या कर लोगे, एक बिना किसी तोड़े आप डाल सकते हो कि नहीं मुंह में, तो ये तोड़ना भी नहीं पड़ा। तो इसका मतलब पाचन का जो कार्य है कहाँ से चालू होता है, मुख से। कहाँ से, क्लियर। यानी माउथ से चालू होगा। माउथ में दो चीजें होंगी, एक फिजिकल और एक, फिजिकल माने तोड़ ताड़ न, तोड़ ताड़ को कहेंगे क्या, फिजिकल या यांत्रिक। और केमिकल मिलने के प्रोसेस को हम कहेंगे रासायनिक। केमिकल प्रोसेस ज्यादा, पाचन में केमिकल का काम ज्यादा है। 90% केमिकल का काम है, 80 से 85 या 90% किसका काम है। यहाँ 80, 85, 90 जो भी देगा आप देखना, तो उस हिसाब से लगाना। 80, 85 या 90 से, और इधर 10, तो ज़्यादा काम फिजिकल प्रोसेस बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोसेस होगा, और केमिकल इसी प्रोसेस को हम लोगों को बहुत टाइम तक समझना है। अभी हम लोग जैसे ही पहुँचेंगे ग्रसनी में, फिर आपका फिजिकल काम खत्म, कौन चालू हो जाएगा, केमिकल काम। यहाँ से छोटी माने आमाशय में, आमाशय के कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक 3 भाग में, फिर वहाँ निकलेगा, उसमें लुगदी बनेगा, रूजी नामक संरचना, बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग। बहुत बड़ा है टॉपिक, यहाँ से प्रश्न आना तय है, फिक्स एकदम, समझ गए। तो ये दांत है, दांत को भी हम पढ़ेंगे। क्रमानुकुचन समझ लो। क्रमानुकुचन मतलब आप इधर होता दिखाते आपको, मान लो कोई रबर वाला, ये जैसे मान लो ले लो गुब्बारा, और गुब्बारे में आलू डाल दो, आलू एक बैग गिरेगा नहीं, उसको सरक सरक के जाना पड़ेगा। जैसे देखो ये मान लो कोई पाइप है,
और इस पाइप तनने वाला पाइप है। तो अगर यहाँ आपने कुछ रखा तो रखने के बाद ये इतना ही मोटा है, तो अगर नीचे जाना चालू होगा तो एक बैग नहीं गिरेगा, क्या करेगा, सरक सरक कर गिरेगा, ऐसे ऐसे करके ना, माने एक तरीके से सरक सरक कर गिरना ही क्या कहलाएगा, क्रमानुकुचन। सोचो अगर सरक सरक के नहीं गिरता तो आप खाना खाते मुंह में, और जैसे टोटी चालू कर दो नल का और नीचे रख दो क्या, बाल्टी, और बाल्टी रखने के बाद टोटी में पानी टोटी चालू करने में बाल्टी में पानी गिरेगा तो कैसे सुनाई पड़ेगा, हद 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 हद, पता चलता है ना। तो ऐसे ही तुझे खाना खाते आप लोग तो क्या होता, अगर एक बैग खाते और जैसे रोटी टुकड़ा आप लेते मुंह में और क्रमानुकुचन सरक सरक के नहीं जाता बल्कि डायरेक्ट जाता, तो क्या होता, आप खाते रहे, पानी पीते रहते, ढाक 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 ढाक, पेट में सुनाई पड़ता कि नहीं, यानी आपके मुख में यहाँ लेते आप और ढक 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 पता चलता रहता। तो इसका मतलब ये कौन सी क्रिया द्वारा जाता है, क्रमानुकुचन। तो ये भी एक कैसा प्रोसेस है, यांत्रिक या फिजिकल। ठीक, दूसरा लुगदी का बनना। आपका जीभ देखिए, कभी आप देखना किसी चीज को, रोटी को आप चबाएंगे तो चबाने के बाद वो लुगदी बन जाता है, एकदम चिपचिपा टाइप का पूरा ना, चिपचिपा। कभी उगल के देखेंगे, मान लो कोनो चीज खात रहा और कुछ आई गम्मा बाहर और आई गया तो निकाल देते, उगल देते, हाथे तना लेते लेकिन नीचे उगल, तो क्या बन जाता है, वो लुगदी बन जाता है। और उस लुगदी में लार के द्वारा मिला दिया जाता है ना, टाइलिन म्यूलिन मिलाया जाता है, म्यूलिन की वजह से भोजन चिपचिपा हो जाता है ना, जिस वजह से आसानी से सरक सके। आगे हम लोग देखेंगे टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, ये सब क्या है, आगे आएगा तब लुगदी बना। उसके बाद आपका काम करेगा जीभ। जीभ क्या करता है, जीभ इस स्थान से इस जगह से, जैसे आपने चबाना चालू किया, अगर यहाँ चबाने वाला चीज है तो यहाँ चबाएगा, अगर पीछे वाला रहेगा तो उधर भेज देगा, जाओ आप कहाँ, पीछे। तो जीभ को भी हमको पढ़ना है कि यहाँ मीठा महसूस होगा एकदम सामने वाले पे, बगल बगल में खट्टा, इसलिए दांत कोट हो जाता है, बगल बगल में खट्टा होता है, ये बिना दांत का हो जाता है, क्योंकि दांत के बगल में ही खट्टा महसूस होता है और इसीलिए दांत क्या हो जाता है। और जो आगे है यहाँ इसके पीछे वाले पे नमकीन, तो आगे हम देखेंगे इसमें बर्ड्स पाया जाता है जो स्वाद ग्रंथियों को बताने का काम करता है। तो पहला टॉपिक हम लोगों को क्या पढ़ना है, दांत। इतना उतारो तब दांत के विषय में हम लोग समझना चालू करते हैं। ठीक, जब आप लोग पेपर में बैठोगे ना, कुल मटर गश्ती निकल जाएगा, एकदम मस्त मजा आ जाएगा ना। आपने देख लिया पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख से। मुख में दो चीजें होंगी, एक फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा केमिकल प्रोसेस, दोनों को मिला के हम कहेंगे फिजियो केमिकल प्रोसेस। यांत्रिक में दांत क्या होता है, अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्रमानुकुचन बता ही दिए, सरक सरक कर भोजन का जानना क्या कहलाता है, क्रमानुकुचन। माने भोजन डायरेक्ट गिरता नहीं है, जैसे यहाँ कोई खोखला पाइप हो, उसमें चाक को डालें तो चाक डायरेक्ट गिर जाएगा। तो भोजन जो आप खाते हैं मुंह में डायरेक्ट आपके पेट में नहीं गिरता, बल्कि क्या होता है, सरक सरक कर धीरे धीरे जाते। जैसे सांप कभी मेढक को निगले तो आप देखिएगा, मेढक को सरक सरक के एक बैग चला जाता है, सरक सरक के जाता है, वो अपने आकार को बढ़ाता घटाता रहता है, आराम से क्या होता है, घुसता है। यही कहलाता है क्या, क्रमानुकुचन। ये सही है, सांप वाला घटना आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे क्योंकि आपने देखा भी है। यही कहलाता है क्या, क्रमानुकुचन। सांप द्वारा मेढक को निगलना कौन सी घटना है, लुगदी का बनना। आपने देखा ही है, जीभ उसको मिला करके लुगदी बना देता है, और इधर जीभ हम पढ़ेंगे ही ना। आपसे अगर पाचन पूछ ले, पाचन क्या है, तब क्या करोगे, देखो अब छूट गया था, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो। पाचन कल बताए थे लेकिन आज फिर जान लो। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल जटिल खाद्य पदार्थों को जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को सरल कार्बनिक खाद्य पदार्थ में बदलना। कार्बनिक लगाओ न लगाओ कोई मतलब नहीं है। जटिल खाद्य पदार्थों को, जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थों को सरल घुलनशील खाद्य पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, लिख दें क्या, पाचन। लिखे हो, जटिल खाद्य, जटिल अघुलनशील जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल घुलनशील खाद्य पदार्थ में हाँ बदलना क्या कहलाता है, बदलना पाचन कहलाता है। आप बता लोगे। अब यहाँ दो चीजें आ गई, एक जटिल और एक क्या, सरल। जटिल में तीन चीजें, कार्बोहाइड्रेट,
दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट, ढेर सारा है लेकिन लिख दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? हाँ, जटिल में वसा। और सरल में कौन आ जाएगा? मोनोसैकेराइड, हाँ, और अमीनो एसिड, मोनोसैकेराइड, सैकेराइड, और क्या? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के विषय में आगे हम लोग समझेंगे भी, अमीनो अम्ल। ठीक, तो आप बोल लोगे। अगर आपसे कोई पूछे पाचन क्या है तो आप बताएंगे जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल घुलनशील खाद्य पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल घुलनशील खाद्य पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता। आप लोग उतारने के चक्कर में मत पड़ो है भैया, दोनों लोग नए आए हो ना, आप लोग उतारो मत। उतारोगे तो फिर उतारने में दिमाग रहेगा। आप देख लो घर पे जाके वीडियो से क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट उतार लेना। क्या मतलब है अभी उतारोगे? अभी हम रुक जाएंगे तब उतार लेना। पढ़ा रहे हैं वीडियो में, आप देख के स्क्रीनशॉट ले लेना, बस खत्म ना। अभी डाल देंगे, मोबाइल नहीं होगा तो फिर दूसरे लड़के लिख लेंगे, वहां से ले लेना ना। अब उतारने के चक्कर में पढ़ोगे फिर क्या मतलब है ना। आप केवल ध्यान से पढ़ो। यहाँ आए हो पढ़ने तो देखो, जटिल अघुलनशील, घुलने वाला ना हो, जटिल अघुलनशील खाद्य पदार्थ को सरल घुलनशील खाद्य पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? पाचन। और पाचन की क्रिया कहाँ से चालू होती है? मुख से। मुख में दो काम होगा, एक केमिकल और एक फिजिकल। फिजिकल में 3 4 आपको बता दिए, दांत, जीभ, क्रमानुकुचन, लुगदी का बनना। और रासायनिक क्रिया तो ढेर सारे रसायनों का मिलना, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे। ठीक, तो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है दांत। क्या पढ़ना है? दांत। देखो उसको पिन कर दो जी, रिकॉर्ड। दांत, चलो देखो हम लोगों को क्या देखना है? दांत, टीथ यानी दांत। पहला प्रश्न सुनो, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या? ओडोंटो पूछेगा आपसे प्रश्न, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी ना। जहाँ जहाँ लॉजी लगा समझ जाइएगा किसी न किसी चीज का क्या है? अध्ययन है ना। ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन? मार्फोलॉजी फलों का अध्ययन ना। पोमोलॉजी हाँ ना। तो ये सब आप समझ गए। तो इस तरीके से लॉजी शब्द अगर लगा तो समझ जाइएगा क्या है ये? अध्ययन करना। लॉजी शब्द मतलब अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांत का अध्ययन। अब देखिए दांत का अध्ययन, अब दांत को हम लोग समझते हैं, दांत का 2 भाग होता है। ये देखो, ये मान लो कोई हम दांत बना रहे हैं, ये इस तरीके से दांत है। अंदर की तरफ ये जो है अंदर जो बनाया है, ये ऊपर देखो 2 भाग बना दिए। ऊपर वाला भाग कहलाता है इनेमल, और नीचे वाला ये जो है इसे हम लोग कहते हैं डेंटाइन। ना। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? डेंटाइन। इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? 2 प्रश्न सुनो ध्यान से। शरीर की सबसे कठोर हड्डी, सबसे कठोर हड्डी कह दे तो जबड़ा। अगर हड्डी शब्द न लगाए और कहे शरीर का सबसे कठोर भाग तो कौन है? कौन है? ठीक, शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल ना। दांत का इनेमल सबसे कठोर होता है, समझ गए। तो इनेमल ऊपर वाला भाग है, इनेमल ऊपर। नीचे वाला कहलाता है डेंटाइन। नीचे वाला क्या कहलाता है? तो ऊपर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है परत, ये व्हाइट वाला हम लोगों का जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यही कहलाता है क्या? इनेमल। आप देखो डेंटाइन भी आपने देखा है, जब कभी दांत टूटता है तो दांत को पलट के देखना, उसमें छेद रहा है। तुम लोग क्या बात करते हो, कल से मत आना बेवकूफ। कई बार मना कर दिए हैं, क्या तुम लोग बात करते हो बगल में बैठ के? अरे यार आगे आके बैठ जाया करो, जब तुम लोग बात करना तो क्या आते हो? अभी पूछ ले कुछ पाचन क्या है, नहीं बता पाओगे क्या यार।
अब इतने बड़े बड़े हो गए, मारने लायक भी नहीं हो कि मारे आपको सुधारें। अरे अपना भी दिमाग लगाया करो, रोज कितना समझाएंगे। कुछ छोटा मोटा चीज भी आपको पता नहीं, आके बैठ गए बस खत्म। अरे आए हो पढ़ो, कितनी बार समझाएं यार आपको। आप जब बात करते हो ना डिस्टर्ब हो जाता है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं। या तो आप सिर्फ आपका बात सुने हम, या तो पढ़ा लें। बोलो क्या करें। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, क्या बगल में बात कर रहे हो। अभी जाके बाहर बात कर लो। बात करने का ज़्यादा शौक है, जाओ बाहर बात करो, हम पढ़ा ले रहे हैं। आना फिर। क्या यार, रोज रोज वही काम अच्छा नहीं लगता। रोज वही बोले, रोज वही बोले, बात मत करो, बात मत करो न। इनेमल शरीर का सबसे, हाँ शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग कौन कहलाता है। ठीक, शरीर का सबसे कठोर भाग यही है इनेमल। इनेमल के नीचे देखो डेंटाइन होता है। डेंटाइन आपने जब आपका दांत टूटा होगा तो आपने डेंटाइन को खूब अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा। इसको पलटोगे ना तो लाल 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 करके दिखता है ना, तो वही कहलाता है क्या, डेंटाइन। इसी डेंटाइन के नाम पर डॉक्टर का नाम बना है डेंटिस्ट। क्या, डेंटल या डेंटिस्ट। क्यों, क्योंकि डेंटाइन का ही वो अध्ययन करता है। इनेमल का अध्ययन करने के लिए ना उसका पूरा दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इतना कठोर है ये, इसका अध्ययन ही नहीं करेगा। किसका अध्ययन करेगा, डेंटाइन का। डॉक्टर डेंटाइन का अध्ययन करता है, इसीलिए उसको डेंटल या डेंटिस्ट कहते हैं ना। समझ गए, डेंटल या डेंटिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अध्ययन ही किसका करता है। दूसरी बात, इस डेंटाइन के अध्ययन के लिए कभी आप जाएंगे ना, तो आपका अगर कभी दांत खराब हुआ तो दांत का करता है RCT। क्या किया जाएगा, इसी का करते हैं RCT, रूट कैनाल टेस्ट। रूट कैनाल टेस्ट ना, क्या, रूट कैनाल टेस्ट। ध्यान से सुनो, रूट कैनाल टेस्ट क्या है। आपको देखो, जाओगे आप कभी दांत वाले डॉक्टर के पास, तो इतना बड़ा यंत्र रहेगा, इसमें क्या करेगा, छेद कर देगा पूरा। छेद करके ये रूट के जड़ तक, यानी जड़ तक जाएगा, आपके दांत के जड़। रूट माने क्या, यानी मस्कुर, जहां से आपका दांत निकला है वहां तक छेद कर देगा। छेद करने के बाद क्या करेगा, उसका 3-4 दिन आपका RCT करता रहेगा। उसमें छेद कर देगा, फिर रुई भर देगा, फिर 2 दिन दवा डाल के रुई लगा देगा, फिर 2 दिन बाद जाओगे, 3 दिन बाद फिर RCT करेगा। जो रुई डाला है उसको निकालेगा, उस पिन को चुभा चुभा के आपसे पूछेगा अभी दर्द कर रहा है। जब आपको दर्द होता रहेगा तो अब फिर उसका ड्रेसिंग नहीं करेगा, उसमें कुछ भरेगा नहीं। जब आपका 3-4 बार RCT कर लेगा, 3 बार मैक्सिमम 3 बार करते हैं, या कभी कभी 4 बार भी कर देते हैं। जब 3 बार आपका RCT हो गया तो आपको क्या करेगा, इसमें मसाला डाल के भर देगा और फिर आपके ऊपर कैप लगा देगा। जैसे फिर दोबारा इसमें कोई चीज़ घुसने लायक ना हो, केवल मसाला भरेगा ना, तो मसाला निकल के गिरने का भी चांस रहेगा। जैसे कभी काढ़ा लग जाता है, खोड़ला जी की कहत हो, ये कैविटी सुनत होगा। कैविटी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कैविटी सुने हैं ना, ये करके आपने सुना होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, कैविटी, ये वाला भाषा सुने होंगे। कैविटी, कैविटी माने सीधा सीधा गड्ढा या खाली स्थान। ठीक, तो यही है रूट कैनाल टेस्ट। उसके बाद उसमें डाल देगा मसाला और फिर लगा देगा कैप। ये है तरीका। तो किसका अध्ययन करेगा, डेंटाइन का। ऊपर कौन है, इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल, शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल। तो अब आपको समझ में आया कितने भाग हो गए, इनेमल और डेंटाइन, इनेमल और डेंटाइन ना। ये दांत का ऊपरी भाग कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये किसका, कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट, हाँ कैल्शियम फास्फेट। और ये बहुत कठोर होता है। कैल्शियम फास्फेट लिख लेना, इधर करें क्या, थोड़ा सा नीचे लिख दे रहे हैं, कैल्शियम फास्फेट। ठीक, कैल्शियम फास्फेट। और यही कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम एपिटाइट में बदल जाता है। किसमें, इतना कठोर हो जाता है जो आपको दिख रहा है, यही कैल्शियम फास्फेट क्रिस्टली रूप में बदल करके कैल्शियम एपिटाइट का रूप धारण कर लेता है। और जितना कठोर हो जाता है ना, किसमें, कैल्शियम एपिटाइट, कैल्शियम एपिटाइट, समझ गए। ये कैल्शियम फास्फेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम एपिटाइट। इसीलिए दांत इतना क्या होता है, कठोर। लेकिन अगर पूछ ले
शरीर का सबसे मजबूत हड्डी तो मस्कुर यानी जबड़ा है। कौन? जबड़ा देखिए जल्दी टूटता नहीं, आप कितना भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाए दांत टूट जाएगा। हमारे गांव में एक आदमी का हुआ है, बंटू नाम है ना, उनका दांत सब टूट गया है, 32 का 32 दांत, लेकिन जबड़ा जो था वो बच गया था। जबड़ा माने अगर जबड़ा पूछेगा किस जंतु का, तो सूअर जो होता है, पिग, बतखोम ना, 3-4 नाम है, बतखोम भी कहते हैं, सूअर भी कहते हैं, पिग भी, पिग अंग्रेजी में। ये इसका जबड़ा इतना मजबूत होता है, अगर आपके हड्डी पे वार कर दे अपने जबड़े से तो आपकी हड्डी भी टूट जाएगी, समझ लो। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे ये हमेशा कचड़ा में मुंह डालेगी, और पता चला किसी नाले में मुंह डाल रही है और वहाँ कोई कांच है, अब उसके पास तो आप कोई कचरा, आप देखो कितना गंदे में मुंह डालती है। मान लो कोई नाला है और नाला में आपका कोई कुछ शीशा उसा फूटा हुआ है, और क्या की हो, मुंह डाल दी, और मुंह अगर डाल दी उसमें, तो अगर मान लो कोई कांच फूटा है तो उसके क्या किसमें घुस जाएगा? जबड़े में। तो इसीलिए भगवान ने उसके जबड़े को इतना मजबूत बनाया है कि शायद किसी जानवर का उतना मजबूत जबड़ा नहीं होता जितना किसका? सूअर का। समझ गए? हाँ, जान लो सूअर का जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है, समझ गए? तो इसीलिए इसको कहा जाता है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जबड़ा। कौन? जबड़ा। ठीक, अब आपको पता चल गया ये ऊपरी भाग दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसीलिए इतना क्या होता है? कठोर। ऊपरी भाग को हम कहते हैं इनेमल, यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। नीचे वाले को डेंटाइन, इसी का अध्ययन करता है डेंटल यानी डॉक्टर। डॉक्टर इसी का अध्ययन करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं डेंटिस्ट या डेंटल। ठीक, डेंटिस्ट या डेंटल डॉक्टर को कहते हैं। और इसी में किया जाता है क्या? आरसीटी। इसी में क्या किया जाता है? आरसीटी। क्लियर? और एक चीज और जान लो, फ्लोरीन एक गैस है। कौन सी गैस? फ्लोरीन गैस दांत क्षरण के लिए जिम्मेदार। दंत क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो दंत क्षरण के लिए फ्लोरीन। दंत क्षरण के लिए कौन? फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब गैस है ना। तो फ्लोरीन गैस किसके लिए जिम्मेदार है? दंत क्षरण के लिए। तो दांतों के झड़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? फ्लोरीन गैस। ये कहीं कहीं पानी में भी मिलता है, तो इसलिए अब आप जानते रहो कि दांत के झड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्लोरीन। एक चीज और जान लो, दांत जो है यहाँ, अगर डेंटाइन में कोई कीड़ा घुसा तो यहाँ अगर इनेमल में घुसेगा ना, तो इनेमल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनेमल पे जब तक कोई कीड़ा रहेगा, इसीलिए आप रोज साफ करते हो। किसको साफ करते हो? टूथपेस्ट क्या होता है? अम्ली की छारी, छारी होता है। और आपके मुंह कैसा है? अम्ली। तो इसको क्या, अम्ली मुंह में छार जब आपने डाला क्या, मंजन टूथपेस्ट को, तो अम्ल और छार मिलके क्या बन गया? लवण। तो इस तरीके से आपका जो मैल है वो क्या होता है? साफ। अगर मैल लगातार जमता रहा तो हो सकता है कोई कीड़ा आके वार कर दे और अंदर किसमें घुस जाए? डेंटाइन में। तो आपको उसी को कहते हैं क्या लग जाना? काड़ा लग जाना। क्या लग जाना? काड़ा। अगर काड़ा लग गया तो आपके किस में घुस गया है कीड़ा? डेंटा। और फिर क्या करेगा? डेंटाइन में अब कठोर तो है नहीं, उसमें जाके काटेगा, और जब काटेगा ना तो आपको बहुत भयानक दर्द होगा, और उस दर्द को आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे इस दर्द से बचने के लिए? हाँ, लौंग का तेल आपको पढ़ाए थे ना, जब तरल पदार्थ, तरल अपशिष्ट पदार्थ में, अपशिष्ट माने खराब, तरल अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो लौंग का तेल था आपको पढ़ा दिए थे ना। पेड़ पौधे तरल अपशिष्ट को भी उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जन में आपको पढ़ाए हैं, जाके देखना। उत्सर्जन में पढ़ाए हैं चीड़ का तेल, लौंग का तेल, तो तारपीन का तेल। तो लौंग का तेल जो होता है, ये दांत में अगर कीड़ा गया है तो आप रुई में लगा के रख लो, वहाँ जहाँ खोड़ला हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए कीड़े के आँख में क्या होता है? चुभन। अब वो आँखें मूंद के बैठा रहे कुछ टाइम, और जब फिर से उसका आँख क्या होगा? सही पर मान लो उसको डाल दिया लौंग का। अब सोचा तो अरे हम पहुंची तुरंत ही का डाल दी मरचा, लड़त रहा खूब बढ़िया से, तलवार उलवार लेके लड़त रहा, लाठी डंडा लेके। और हम क्या करें, एक बैग आपके मुंह आँख में मिर्च डाल दें, तो आप लड़ते रहोगे, छोड़ दोगे? अस्त्र शस्त्र आपका छूट जाएगा। इसका मतलब जब छूट गया तो वही हाल होता है कीड़े के साथ। जो अंदर घुसा है ये क्या, डेंटाइन में, वो कीड़ा काट रहा था, आपने लगा दिया रुई में लगा के क्या? लौंग का तेल। अब लौंग के तेल ने उसकी आंख में क्या कर दिया? जलन। और जैसे ही जलन हुआ वो कीड़ा आसानी से क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के लिए बैठ जाएगा। तब कुछ टाइम तो है दर्द नहीं होगा, लेकिन फिर से दर्द होगा। परमानेंट इलाज तभी है जब क्या कराइए आप? आरसीटी। ठीक, ये हुआ। अब हम लोगों को पढ़ना है दांत का प्रकार। क्या? टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। उतार लो तब। ठीक, अब आपसे पूछेगा, बता लोगे ना शरीर का सबसे कठोर भाग
इनेमल। और शरीर का सबसे कठोर हड्डी जबड़ा। क्या? जबड़ा। लिख लेना, शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन? जबड़ा। अब हम लोगों को देखना है दांत का प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। तो पहले आप समझ लो, जो दांत एक बार निकलता है तो उसको कहते हैं मोनोफियोडॉन्ट, और डाइफियोडॉन्ट जो 2 बार। तो डाइफियोडॉन्ट और मोनो, मोनो माने कितना? 1, और डाई माने 2, डाई माने 2। अब देखिए दांत अगर हम बांटेंगे ना तो 2 तरीके से बांटेंगे, एक परमानेंट और एक को कहेंगे मिल्क टीथ। मिल्क टीथ और एक को कहेंगे परमानेंट। तो दांत कितने प्रकार में बांटेंगे? 2, एक दूध का दांत और एक परमानेंट माने अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जो एक ही बार आए, अस्थाई है। और मिल्क टीथ माने जो 2 बार आए ना। तो 2 मोनो माने 1 और डाई माने 2। मोनोफियोडॉन्ट और डाइफियोडॉन्ट। मोनोफियोडॉन्ट और डाई, जो एक बार आता है उसे हम मोनोफियोडॉन्ट कहते हैं, और जो 2 बार आता है उसे डाइफियोडॉन्ट। 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं। 20 दांत कितने होते हैं? 2 बार आते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाइफियोडॉन्ट। और 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल 1 बार आते हैं। तो कितना हो जाएगा? 12 दांत केवल 1 बार और 20 दांत 2 बार। तो अब ध्यान से देखो, हम लिख रहे हैं ना, इसको अब समझ गए ना। एक मिल्क टीथ होगा और एक परमानेंट। मिल्क माने दूध का दांत और परमानेंट माने, अब देखो अगर हम दांत के प्रकार को देखें, इधर देख लो, पहले हम लिख रहे हैं 20 दांत ऐसा होगा, हाँ, दूध का दांत ना, अभी बताएंगे यार। दूध का दांत हो गया। अब यही 20 दांत है लड़के, 20 दांत ये टूटेगा और फिर आएगा कि नहीं? तो ये फिर से आएगा, तो कितना हो गया? दोबारा आएगा, दोबारा। तो कितना हो गया? 20। तो जो टूटा उसको भी गिनोगे। और जो एक बार कितना दांत आता है? एक बार आता है कौन दांत? 12 दांत। कितने दांत? 12। तो 12 इधर, 40 इधर, 52। तो पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? आपके पूरे जीवन में 52 दांत आते हैं ना। 12 दांत केवल एक बार, 20 दांत आता है, गिर जाता है, फिर दोबारा आता है, यानी 20 दांत आता है और गिर जाता है, फिर आता है। तो 20 और 20 40 और इधर 12। तो पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत? 52 दांत। आपके हमेशा परमानेंट रहता है, दोबारा जो आता है नहीं गिरता, और ये भी नहीं गिरता। तो 20 ये और 12 ये, 20 12 32। ये 32 दांत ऐसे होते हैं जो वयस्क में होते हैं। किस में? वयस्क में। ठीक। वह तो पहले आप समझो कि दांत के प्रकार में, ये समझ गए ना। हम आपसे पूछे, बताओगे कितने दांत जीवन काल में आते हैं? पूरा 52। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 1 बार 12। वयस्क में कुल कितने दांत? 32। वयस्क में 32। अभी इसको हम समझेंगे ना ठीक से। चलो पहले दांत के इसी को समझ। हाँ बोलो। हाँ 20 गिरेगा ही ना, वो दूध का दांत है। देखिए कहा था दूध का दांत। अभी हम इसका सूत्र भी बता देंगे आपको ना, दंत सूत्र। कहो तो यही दंत सूत्र बता लें, तब दंत के प्रकार बताएं। हाँ प्रकार बता दें। देखो दांत 4 प्रकार का होगा। कितने? 4 दांत का प्रकार यहाँ लिख लेना। यहाँ दांत लिखे ना, यहाँ दांत का प्रकार कर देना। दांत का प्रकार, दांत का प्रकार कितने प्रकार का होगा? 4। कृंतक ना, ऐसे कृंतक, एक बार मिलाना, कृंतक। हाँ सही है। रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अग्रचवर्णक और क्या? चवर्णक ना। देखो ध्यान से, कृंतक को कहते हैं इंसीजर, रदनक को कहते हैं कैनाइन, इसको प्रीमोलर और इसको मोलर। ठीक। कितने प्रकार हो गया? 4। देखिए कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कृंतक, रदनक, चवर्णक, कृंतक, रदनक, चवर्णक,
इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोल, कृंतक रदनक चवर्णक अग्रचवर्णक चवर्णक, कृंतक रदनक अग्रचवर्णक चवर्णक। देखिए कृंतक का काम क्या है, ये 4 दांत जो दिख रहे हैं, अब हम बनाते जा रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। ये मान लो ये यहाँ दिख रहा है, ये नीचे तक दिख रहा है ना, ये 4 दांत कहलाते हैं। नीचे की बात कर रहे हैं हम, नीचे में 2 का गुणा कर देंगे तो कहाँ वाला आ जाएगा, जितना नीचे जैसा होगा, नीचे 4 अगर कृंतक है तो ऊपर भी 4 कृंतक होगा। तो ये 4 दांत क्या है, कृंतक, 4 दांत कृंतक ना। और इसमें एक ऐसे निकला रहेगा, ये इसे कहेंगे क्या, कैनाइन। ये क्या है, कैनाइन, ये कृंतक है और ये कैनाइन है। इसके बाद यहाँ देखो ये ठीक, थोड़ा सा शिफ्ट करके इधर बनाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये इधर भी, इधर ठीक, ये हो जाएगा अग्रचवर्णक। कौन, अग्रचवर्णक। और इधर देखो ये थोड़ा सा हम शिफ्ट करके बनाए जैसे आपको दिखे अच्छे से ना। 1 2 3, ये देखो इन 3 को हम कहेंगे क्या, मोलर। इन 3 को क्या कहेंगे, मोलर। इसे प्रीमोलर, इसे कैनाइन, और इन 4 को इंसीजर। क्या कहेंगे, इंसीजर। तो अब समझ में आया। देखो 4 दांत होंगे क्या, 4 दांत को हम कहेंगे कृंतक, इन 4 दांतों को कृंतक, 4 दांत को कृंतक। और फिर 1 दांत इधर और 1 दांत इधर, 2 दांत रदनक। देखो अब कृंतक का काम क्या है, किसी चीज को काटना। जब छोटवार रहता रहा, रोटी में घी चपोर के और नमक या नमक तेल चपोर के क्या करते रहे, ऐसे काटत रहे, याद है। हाँ, इससे क्या करते थे, आप काटते थे, तो ये काटने का काम करता है। हाँ, और किसी चीज को काटने का सीधा सीधा है काटन, जैसे सेब काट रहे हैं आप, अमरूद काट रहे हैं ना, या तार को निकोल रहे हैं, तार और को खींचने में भी ये काम करता है। तो इसका काम सीधा सीधा काटने में, किसमें, तो काटने का काम कौन करता है, कृंत। यानी जैसे रोटी में आपने लपेट, ध्यान से सुनो, रोटी में आपने लपेट लिया क्या, नमक और तेल, उसको काटा, तो एक किसका काम करता है, काटना। इसका काम क्या है, काटना। ध्यान से सुनना, काटना। ये किसमें होता है, ये हाथी का आगे निकल आता है, हाथी के आगे वाला जो निकला हुआ सोता है। हाथी का दांत खाने का अलग, दिखाने का अलग, सुना है आपने मुहावरा। तो ये जो बाहर निकला रहता है कौन सा है, ये कृंतक है। हाथी का बाहर निकला हुआ दांत कौन सा होता है, कृंतक। हाथी का बाहर निकला दांत कृंतक। इसके बाद आ जाएगा रदनक। कौन, रदनक। कौन, रदनक का काम होता है चीड़ना फड़ना। किसका, चिड़ना या फड़ना ना, चिड़ना फड़ना, चिड़ना फड़ना। ये किस में पाया जाएगा, शेर में, जानवरों में, जंगली जानवरों में चिड़ना फड़ना। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, कुत्ता हो गया, इन सब में। हाँ, मानव में भी है, कम है, हम लोगों में भी है। देखो छोटा, इसलिए हम लोग मांस रोज नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते। मांस खाने के लिए बना है, इसका मतलब हम लोग, भगवान ने बनाया है, हम लोग मांस खा सकते हैं, यानी नुकसान नहीं करे। अगर जानवर खा लें, क्योंकि जानवर के पास गाय भैंस के पास क्या नहीं होता, ये नहीं होता। अगर वो क्या खा लेंगे, मांस को खा लेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। समझ गए, क्यों, क्योंकि ये है ही नहीं। इसका मतलब जिसके पास नहीं, वो खा नहीं सकता, वो पचा भी नहीं सकता, बीमार पड़ जाएगा। तो ये है क्या, कैनाइन यानी रदनक। इसके बाद आ जाएगा अग्रचवर्णक। ये बच्चों में नहीं होता। ये किसमें नहीं होता, बच्चों में, बच्चों में नहीं, ये बच्चों में आता ही नहीं, बच्चों में नहीं, यानी ये बच्चों में नहीं आता, बाद में आता है। ठीक। और प्री मोलर में कितने हैं, 1 2 3। ये 3 वाला, तीसरा जो ऊपर वाला है, इसे कहते हैं विजडम टीथ, बुद्धि का दांत, विजडम, विजडम टीथ। ये भी बच्चों में नहीं आता ना, ये भी बच्चों में नहीं। ये 24 साल की उम्र में आता है, बच्चों में नहीं। ये जरूरी नहीं 24 में आए, कभी कभी किसी किसी को ना बहुत जल्दी ही आ जाता है, 10-12 में रहें तभी। लेकिन ये जानते रहो, ज्यादातर ये कब आता है, 24 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में, 24। इसीलिए कहते हैं केहू की शादी ब्याह कई साल में करे, 24, यानी वो करे अक्ल का दांत आई गया। कौन दांत, इसी को कहते हैं अक्ल दांत।
कौन सा दांत? अक्ल दांत। कहते ना बुद्धि हुई है, बुद्धि का दांत, यानी इनको। और ये जब आता है ना तो बहुत दर्द होता है। ध्यान सुनो, ये एकदम पीछे है। कहाँ? एकदम पीछे। बहुत दर्द होगा भयानक ना इसमें। और ये भी जब आता है, जब शुरुआत में दूध का दांत आता है तब भी, क्योंकि सोचो पूरे शरीर का सबसे कठोर हड्डी कौन है? हाँ, जबड़ा। और जबड़े को अगर कोई चीज चीड़ के बाहर निकलेगा तो दर्द होगा कि नहीं? दर्द। इसीलिए छोटे बच्चे में जब आता है ये दांत चालू होता है तो बीमार पड़ने लगता है, यानी उसका पूरा जो सिस्टम है बता देता है इसको कुछ ना कुछ क्या हो गया है, कुछ दिक्कत जरूर है। इसीलिए उसको बुखार आ जाता है ना, और उसको पेचिस चालू हो जाएगा, उल्टी चालू हो जाएगा, लेटरिंग चालू हो जाएगा। ये सब छोटे बच्चे को चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसको फोड़ के आ रहा है? जबड़े को। समझ गए? तो अब आप देखो, अब इसको हम बनाना चालू कर रहे हैं ना। अब दांत को हम बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे? इसको बांट दे रहे हैं ना, यहाँ 2 भाग में बांट दिए। अब बताओ, ऊपर नीचे सेम रहेगा। अब बताओ इसमें बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सूत्र है ये। बच्चों के लिए बताओ, इंसीजर, इंसीजर कितने हैं? इंसीजर देखो 1 2, ये दोनों आएगा। कैनाइन, एक तरफ की बात कर रहे हैं, कैनाइन एक। प्रीमोलर, प्रीमोलर बच्चों में होता है तो यहाँ 0। और इसके बाद मोलर बच्चों में कितना होता है? 2 की 3? 2। ये 3 तो आएगा ही नहीं, ये तो 24 साल में आता है। तो कितना आएगा? नीचे भी वही 21 0 2। और यहाँ गुणा कर दो कितने का? 2 का। देखो 2 1 3 और 2 5, 2 1 3 और 2 5, ऊपर 5 नीचे 10, और 10 दूना कितना हो गया? 20। कितना दांत? 20। यही है किसका दांत? दूध का दांत। समझ गए? देखो इसमें प्रीमोलर कितना है? यार तुम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो। नीचे वाला देखो कितना है? ये 2। सही है। इंसीजर एक, कैनाइन एक है, 1 लिख दिए। प्रीमोलर होता है बच्चों में? नहीं होता तो क्या? 0। और मोलर 3 है, कितना होता है? बच्चों में 2 होता है तो 2। और जितना ऊपर वही नीचे, वही नीचे। और हम देखो एक ही पार्ट का लिखे हैं, कितना है? 2 पार्ट है, एक तरफ का लिखे हैं, उधर दूसरा। तो इसी में कितने गुणा कर दें? ऊपर नीचे, ये ऊपर वाला है और नीचे, ऊपर नीचे सेम होता है, उसमें 2 का गुणा कर दिए तो काम हो गया बच्चों वाला। अब देखो वयस्क का, यहाँ दिखेगा, इधर यहाँ देखो, दिख रहा है? चलो दिख रहा है तो ठीक है। देखो अब वयस्क में बताओ, बड़े में ये होगा दोनों? हाँ, दोनों होगा, दोनों होगा। ठीक, ये होगा, ये भी होगा, ये दोनों, ये भी होगा। ठीक, और ये तीनों भी होगा। और नीचे, और बूढ़े कितना? 2 3 और 2 5 1 6 2 8 ऊपर 8 नीचे, 16 का दुगना हो गया। अब समझ गए दंत का हम सूत्र कैसे निकालेंगे? क्लियर? अब क्लियर ना हुआ तो फिर से बताएं। आपने क्या किया? 2 भाग में बांटा। ये 2 था, 2 लिखा। ये बच्चों में होता है, आता है, तो इसको भी लिखा आपने। यहाँ प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता तो प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता तो 0 लिख दिए। मोलर 3 होता है जिसमें बच्चों में केवल 2 ही आता है तो यहाँ 2 लिख दिए। ऊपर उतना है, नीचे भी उतना ही होगा। 2 का गुणा इसलिए कर दिए क्योंकि हम आधा ही लिए थे, पूरा लेना है तो कितने का गुणा? 2 का गुणा करते ही 20। ऐसे वयस्क में आपको देखो ये दोनों आएगा, ये दोनों भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये प्रीमोलर भी दोनों रहेगा, और ये तीनों रहेगा। तो 2 ये है, 1 ये है, 3 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। 3 मोलर, ऊपर जितना है उतना ही, नीचे हम एक तरफ का लिए हैं, दोनों तरफ में कितने गुणा कर देंगे? 2 का, तो हो जाएगा काम। अगर इसको लिखना हो तो ये क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ICPM, ICPM। क्लियर हो गया? ये था दांत, और दांत का प्रकार, दांत का कार्य। ये भी कार्य नहीं बताएं क्या? अभी चिड़ना फाड़ना हो गया। प्रीमोलर का काम होता है चबाना। प्रीमोलर का काम क्या होता है? चबाना। और इसका अगर किसी टाइट चीज को चबाना है, चवरड़क का, तो जैसे गुटखा खाना है तो कहाँ से खाएंगे? हाँ, चवरड़क, सुपारी खाना है एकदम पीछे से। यही बिना देखा तो बजे ज्यादा सुपारी खाता है, यहाँ दरे गुल्ला निकल जावा था। आपके यहाँ ना एक गुल्ला थोड़ा सा सो जाता है। यहाँ इनके यहाँ एक हैं, कौन? तुम लोगों के यहाँ एक बहुत हाँ जी, आते हैं कहाँ से? कलकत्ता रहते हैं। अरे बहुत तेज खाते हैं आप। हाँ हाँ
अरे आपके अगल बगल में है कोई, क्या नाम है, नाम पता? पतले से हैं, लाइट वाइट बनाते थे पहले दुर्गा पूजा में खूब। क्या नाम है? हाँ सुनील। खाते हैं ना, इतना उनके यहाँ देखो निकल गया है। ये क्यों? क्योंकि गुटखा जो चबा रहे हैं कहाँ से, यहीं से, तो इसीलिए ये चमड़क से चबाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा बाहर हड्डी निकल आती है चबाते ना, और मुंह भी नहीं खुलता पूरा। ठीक, ये था दांत और दांत का प्रकार। आप इस वीडियो को अब क्या डालेंगे कि नहीं कुछ पता नहीं, देखना ना, उतार लो।